तो फाइनली इस लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। होपफुली आपने पिछले टॉपिक के सारे लेक्चर देख लिया। आई नो कि थोड़ा सा लेंदी था, बट होपफुली आपको क्लैरिटी हुई होगी सारे क्वेश्चन में। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम पॉज करके आराम से पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अगर आपको या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो कि इन केस आप डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, या फिर प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है और उनको रिजॉल्व करना चाहते हो हमसे मिलकर, तो इन दैट केस यू कैन कनेक्ट विद अस व्हाइल फिलिंग द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। अब ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आपको मालूम है, कई बार बता चुके हैं, चलो फिर से बता देते हैं कि आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है। छोटे छोटे टास्क मिलेंगे थ्रू आउट द लेक्चर, आपको फॉलो करना है। और कॉपी कलम लेकर बैठो तो करना क्या है, कॉपी कलम में 3 कॉलम मार्क करना है। पहले कॉलम में सीरियल नंबर लिखना है, दूसरे में ऑप्शन और तीसरे में अप्रोच। अब यहाँ पे सीरियल नंबर में यहाँ पे 20 क्वेश्चन का है, तो 1 से लेकर 20 तक मार्क कर लेना है। अब मान लो पहला क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको, जैसे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखता है, आपको तुरंत वीडियो को पॉज करना है, उसको अटेम्प्ट करना है। आपको लगता है इसका ऑप्शन डी है तो डी मार्क करो और फिर कंटिन्यू करो वीडियो को और देखो कि अप्रोच जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, क्या उसी अप्रोच से आपने सॉल्व किया है उस क्वेश्चन को। अगर हाँ तो टिक करो, अगर नहीं तो क्रॉस करो। इसका बेनिफिट ये है, समझो ध्यान से। कभी कभार क्या होता है कि हम तुक्केबाजी में क्वेश्चन सही कर जाते हैं और उससे हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि नहीं हमें तो आता है, और कभी हम अपनी कमजोरी पे ध्यान ही नहीं देते और फाइनल एग्जाम में जाकर फिर गलती कर बैठते हैं, राइट। तो वो वाली चीज ना हो, आपके अंदर एक अप्रोच डेवलपमेंट हो पाए सच दैट आप यूपीएससी के एमसीक्यू को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओ, उसके लिए है ये अप्रोच डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन मान लो आपने अटेम्प्ट किए, जिसमें से मान लो 15 आपने सही किए, लेकिन 15 में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको करेक्ट अप्रोच से सॉल्व किया। मतलब 5 क्वेश्चन अभी भी ऐसे हैं जिसको गलत अप्रोच से सॉल्व किया। अब यही अप्रोच को हमें सही करना है, ठीक है। तो जब आप ऑब्जर्व कर पाते हो अपनी गलती को तो उसको इंप्रूव भी कर पाते हो, और यही मेन रीजन है सच दैट आप इंप्रूव करके एक अप्रोच डेवलपमेंट कर पाओ और कॉन्फिडेंटली एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाओ यूपीएससी के हाई एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के साथ। इज दैट क्लियर? गुड। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट। अब 5वें पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। देखो, कल को आप इस देश के ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, राइट। तो जरूरी है आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सच दैट आप अपने साथ साथ सोसाइटी, समाज का भी भला कर पाओ। तो उसके लिए मेरा ये 2 इनिशिएटिव है, एक क्रेडिट सिस्टम का, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का। क्या, ध्यान से समझ लीजिए। क्रेडिट सिस्टम ये बोलता है कि आज आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कल ब्यूरोक्रेट बन के देश की सेवा करोगे, हर जगह आप क्रेडिट सिस्टम फॉलो करो, जो कि कहता है आप कंसिस्टेंट रहो अपने काम में, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में काम करो, पूरी तरीके से अटेंटिव रहो और ट्रांसपेरेंसी शो करो, ठीक है। ये रहा क्रेडिट सिस्टम। साइंटिफिक टेम्परामेंट ये बोलता है, देखो आज मेरा लेक्चर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, किसी और का करोगे, पढ़ाई करो, डिस्कशन करो, है ना, देश की सेवा करो, कुछ भी करो। अगर कहीं पे आपको डाउट है, समझ में नहीं आया कोई कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज, तो आप क्वेश्चन करो। क्या करो? क्वेश्चन करो। सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी चीज को समझने का, क्वेश्चनिंग कर, क्वेश्चनिंग माइंड रखना। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा डीप में एनालाइज कर पाओगे उस चीज को। क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद जैसे इन्फॉर्मेशन मिली उसको टेस्ट करो, कैसे ऑब्जर्व करके, एक्सपीरियंस कर, एक्सपेरिमेंट करके। फिर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो मिल गई है, लेकिन इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड ना हो, इसलिए जरूरी है कि आप काम की इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखो, बाकी सब चीजों को इग्नोर करो। फॉर एग्जांपल 100% इन्फॉर्मेशन मिली आपको, लेकिन 20% आपकी काम की है, बाकी 80% बेकार है, तो उसको हटाओ, काम की चीज रखो अपने पास। बोलो हाँ ना, ठीक है। और चौथा है सी का मतलब कम्युनिकेट करो, कि जो काम की इन्फॉर्मेशन है अगर लगता है आपको कि आपके बेनिफिट की है और दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकती है, इन दैट केस उसको आप कम्युनिकेट कर सकते हो अपने भाई बंधु सखा मित्र के साथ, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। अच्छा, एग्जांपल कैसे समझाता हूँ मैं। मान लो इस चैनल को अभी आपने डिस्कवर किया, आपको लगता है कि यहाँ पे सारी की सारी काम की चीजें हैं और आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट की, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधु सखा मित्र के साथ, सच दैट उनको भी इसका बेनिफिट हो पाए, फायदा हो पाए। क्लियर है? ओके। मुझे मालूम है कि थोड़ा सस्ता तरीका है प्रमोशन का, लेकिन ठीक है, होपफुली आपको एग्जांपल समझ आया होगा। लास्ट पॉइंट है कि आपको एक ओपन माइंडसेट रखना है सच दैट कल को कोई ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा प्राणी मिल जाए जिसका ओपिनियन, पर्सपेक्टिव आपसे अलग हो, डिफरेंट हो। तो अगर ऐसा है तो उससे भी आप जान पाओ, सीख पाओ, समझ पाओ। ऐसा एक माइंडसेट आप रखो, ग्रोथ माइंडसेट रखो, ना कि फिक्स माइंडसेट। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया है सारा का सारा। ओके, तो ये रहा क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट। लास्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्शन का, कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए। देखो, अगर करोगे चेकआउट ना, तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा प्लेलिस्ट का, सारी काम की चीजें हैं एक ही जगह पे मिल जाएगी, आपको आराम से कर सकते हैं,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा, इंडिया में डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड करता है कोल पे फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि देखो कोल पे हमारी डिपेंडेंस इसलिए है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट हमारे यहाँ कोल यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसलिए यूरेनियम होते हुए भी हम किस पे डिपेंड करते हैं? कोयले पे, कोल पे। दूसरा, यूरेनियम इनरीच टू द एक्सटेंड ऑफ एटलीस्ट 60%। बहुत ज्यादा बोल दिया। ये लगभग कितना होता है? 3 से 5% होता है। अगर यूरेनियम यू 235 हो, कितना? 235, कितना? 3 से लेकर 3 to 5%, ठीक है। और मोर देन 90% इनरिचमेंट चाहिए किसके लिए? उसको वेपन बनाने के लिए। तो होपफुली आपको एकदम क्लियर हो गया कि पहला सही है दूसरा गलत है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? पहला सही दूसरा गलत। अब देखो, पहला सही है कि बोथ कन्वेंशनल, थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो और रिन्यूएबल किसको बोलते हैं? विंड से जो प्रोड्यूस हो रहा है, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये सारा कुछ है ना। ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे यहाँ यूज किए जाते हैं। जिसमें से 58% जो है टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट से। समझ रहे हो? इतना ज्यादा। और 21-22 का डेटा है कि केवल 3% लगभग, है ना, वो पूरा नेशन का इलेक्ट्रिसिटी जितना भी प्रोड्यूस होता है उसका केवल 3% न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस होता है। सोचो कितना कम होता है अभी भी हमारे यहाँ। ओके, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि U-235 जो है आइसोटोप का 3 से 5% चाहिए होता है इसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। वहीं पे रिसर्च रिएक्टर जो है वो 20% कम से कम यूज करता है इनरिचमेंट। और अगर उसको वेपन ग्रेड का यूरेनियम चाहिए तो मोर देन 90% इनरिच हो चुका होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा कि इधर पोर्ट है, इधर किसके लिए जाना जाता है? तो एक्चुअल क्वेश्चन है, बस ध्यान में रखना है आपको कि कमरजार पोर्ट जो है वो फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। बिल्कुल सही बोल रहा। और मुंद्रा पोर्ट की बात करें तो लार्जली लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया है, ये भी ठीक है। और विशाखापट्टनम जो है वो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया बिल्कुल नहीं है। वो है कौन सा? मुंबई में है, जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ऐसा करके। विशाखापट्टनम नहीं है। तो तीसरा नहीं होगा, पहला दूसरा होगा। तो ओनली 2 पेयर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, जस्ट आपको ध्यान में रखना है। देखो, अगर कमरजार पोर्ट की बात करें तो कोरोमंडल कोस्ट पे स्थित है। कहाँ? 24 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई पोर्ट, ठीक है। लोकेशन ध्यान में रहेगा कहाँ पे। और इसके बारे में और क्या ध्यान में रखना है कि द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया विच इज पब्लिक कंपनी। ओके, कमरजार पोर्ट इज ओनली कारपोरेटाइज मेजर पोर्ट एंड इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। अच्छा, ये ध्यान रहे कि ये चेन्नई पोर्ट के बारे में बात हो रही है कि एक पब्लिक कंपनी है, जबकि कमरजार पोर्ट क्या है? एक रजिस्टर्ड कंपनी है, कारपोरेटाइज मेजर पोर्ट। ध्यान रहेगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट इसी का सेकंड वाला कि मुंद्रा पोर्ट जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट है इंडिया में। कहाँ पे है? गल्फ ऑफ कच्छ नियर मुंद्रा। अभी लोकेशन सबका मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। तीसरा इनकरेक्ट है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो नोएडा सेवा है, JNPT, वो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। अभी क्या करूंगा मैं, सारे के सारे पोर्ट्स का है ना, किसी अगले क्वेश्चन में आपको लोकेशन दिखाऊंगा, कौन कहाँ पे सिचुएटेड है और कौन कौन से हैं मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट, सारा कुछ, ठीक है। डोंट वरी, आगे आने वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्मेनाइट, रूटाइल और ये दोनों के दोनों एविडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच सोर्सेस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किसके जो है रिच सोर्सेस है? तो इसका करेक्ट जवाब है टाइटेनियम के हैं। ये देखो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, PYQ। अभी मैं दिखाऊंगा, वही एनालाइज कर रहे हैं हम लोग ना। तो सारा कुछ आप देखो कितनी बार इल्मेनाइट पूछा गया। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है Fe2TiO3। TI का मतलब टाइटेनियम आयरन O3, ठीक है। रूटाइल का फॉर्मूला होता है टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। क्या है? दोनों मिनरल है जो कंटेन करते हैं हाई कंसेंट्रेशन ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या है? एक स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट मेटल है, नोन फॉर इट्स एक्सीलेंस कोरोजन रेजिस्टेंस। मतलब कि कोरोजन इसका जल्दी नहीं होता, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, कोरोजिव रेजिस्टेंस होता है। मतलब सिंपल वे में समझो कि कोरोजन जो है के प्रति रेजिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा होता है। और हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है। इट इज वाइडली यूज इन वेरियस इंडस्ट्री, जैसे कि एरोस्पेस में, ऑटोमोबाइल में, मेडिकल और कंस्ट्रक्शन, इन सब जगहों पे यूज किया जाता है टाइटेनियम का। इंडिया में बात किया जाए तो कोस्टल ट्रैक्ट्स आर नोन फॉर देयर सिग्निफिकेंट इल्मेनाइट और रूटाइल डिपॉजिट। दीज मिनरल्स आर कॉमनली फाउंड इन बीच सैंड डिपॉजिट्स एंड आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू बीच सैंड माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि जो एक्सट्रैक्टेड इल्मेनाइट है और रूटाइल are processed to obtain titanium dioxide, which is then further refined to produce metallic titanium। और उसके बाद इल्मेनाइट और रूटाइल
अभी आपको क्लियर हो गया ना, टाइटेनियम ऑक्साइड बदल के फिर उससे हम टाइटेनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बस इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट, कोबाल्ट जैसे ही नाम याद रखो, कोबाल्ट को से कांगो है ना, तो 3/4 लगभग 75% कहाँ पे मिलता है? कोबाल्ट कांगो में मिलता है। ओके, और मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर। अब ध्यान रहे कि आप कल को ये पूछ लिया कि बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में कब कौन से मेटल का यूज किया जाता है बहुत ज्यादा, तो आप बता सको कि क्या? कोबाल्ट का। इज प्रोड्यूस बाय, देखो अभी मैंने बताया ना कांगो, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो देखो डीआरसी 75% जो है प्रोड्यूस करता है क्या? ऑल ओवर द ग्लोब, कोबाल्ट को। और एग्जैक्ट फिगर आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस डेटा ध्यान में रखना है कि कितना परसेंटेज, ठीक है। और ये यूज किया जाता है बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल एज वेल एज फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे कि स्मार्टफोन और लैपटॉप में। ओके, अब बात आती है कि इतना सारा जो है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, है ना, क्यों मिलता है क्या? कोबाल्ट। तो देखो पहली बात तो एबंडेंस ऑफ कोबाल्ट रिजर्व, उसके पास बहुत ज्यादा रिजर्व है ना। टू बी प्रिसाइज 3.4 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कोबाल्ट रिजर्व है उसके पास। ओके, और इसलिए उतना ज्यादा प्रोडक्शन वहां पे होता है। और ऐसा नहीं है कि केवल बड़ी बड़ी कंपनियां ही वहां पे क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती है कोबाल्ट का, बल्कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ना, जिनको आर्टिसनल माइनिंग बोलते हैं, वो भी वहां पे कोबाल्ट का प्रोडक्शन करती हैं। जैसे अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कोबाल्ट प्रोडक्शन इन डीआरसी कम्स फ्रॉम आर्टिसनल और स्मॉल स्केल माइनिंग ऑपरेशन। These operation involve individual miners या फिर small group extracting cobalt using basic tool और equipment। सोच लो इतना ज्यादा है कि वो बेसिक टूल और इक्विपमेंट से भी वो कोबाल्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से वहां पे पुअर वर्किंग कंडीशन होता है, इन्वायरमेंटल कंसर्न आ रहा और पोटेंशियल ह्यूमन राइट्स इशू जाग रहा है। अब दूसरा है कि इंडस्ट्रियल माइनिंग ऑपरेशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी क्या करती है, वहां पे माइनिंग करके कोबाल्ट को एक्सट्रैक्ट करती है। मालूम है आपको, इसलिए ज्यादा प्रोडक्शन है वहां पे, कितना? लगभग 75% ऑल ओवर दी वर्ल्ड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 3 स्टेटमेंट करेक्ट बताना। बोला विथ रेफरेंस टू इंडिया प्रोजेक्ट, कहाँ पे कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट डिब्रूगढ़ टू सूरत, बिल्कुल नहीं। कहाँ पे करता है? अभी मैं सारा कुछ समझाता हूँ, पहले आंसर पे चलते हैं। पहला गलत हो गया। दूसरा, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड बाई म्यांमार, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये मोरे नहीं है, कोई और है, अभी बताता हूँ। बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विथ कमिंग इन चाइना, बिल्कुल गलत। वाराणसी को कनेक्ट नहीं, कोलकाता को करता है। तीनों के तीनों गलत हो गए, आंसर हो गया नन। अब डिटेल में देखते हैं। देखो पहला गलत इसलिए है कि डज नॉट कनेक्ट डिब्रूगढ़ इन आसाम एंड सूरत इन गुजरात, ठीक है। तो बात आती है किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है सिलचर इन आसाम को पोरबंदर इन गुजरात से, इतना ध्यान में रहेगा। अब ये पूरा का पूरा NH-27 से जाता है और यहाँ से देखो पोरबंदर से स्टार्ट हुआ, फिर राजकोट, फिर इतना यहाँ चलते हुए सिलचर तक पहुंचता है। ओके, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि सिंपल सी चीज है, इतना याद नहीं होगा, राइट। चलो बस ये जानते रहो, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ट्राइलेटरल हाईवे इन इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो कि एम करता है कनेक्ट करना मोरे इन मणिपुर इंडिया विथ मे सोट इन साइलेंट वाई म्यांमार। क्या है? मे सोट है, और जो ऑप्शन में दिया था कुछ और दिया था। क्या दिया था ऑप्शन में? चियांग में इन थाईलैंड, ये नहीं है। क्या है? मोरे तो ठीक है, देखो मोरे ठीक है, लेकिन मे सोट इन थाईलैंड को कनेक्ट कर रहा है। देख रहे हो, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखना है यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया उत्तर प्रदेश नहीं, जब बल्कि इसको कनेक्ट कर रहा कोलकाता को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट है, स्विट्जरलैंड इज दी वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। आपको सोच रहे होंगे कि छोटा सा कंट्री है, इतना कैसे करता हो, लेकिन बिल्कुल करता है। दूसरा स्टेटमेंट, स्विट्जरलैंड जो है हैज द सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन दी वर्ल्ड, बिल्कुल गलत। क्योंकि आपको पता है यूएसए के पास पहला है, और जर्मनी के पास दूसरा है, और इटली के पास तीसरा है। क्या? गोल्ड का रिजर्व, मतलब कि सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास? यूएसए के पास, फिर जर्मनी के पास, फिर इटली के पास। अगर बात करें स्विट्जरलैंड का तो ये 7th पोजीशन पे आता है। तो पहला सही, दूसरा गलत। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर, इतना ध्यान रहेगा डेटा। ओके, तो देखो इतना बिलियन का गोल्ड उसने क्या किया? एक्सपोर्ट किया। किसने? स्विट्जरलैंड ने। कब? 2021 में। कितना? $86.7 बिलियन, मेकिंग इट फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन दी वर्ल्ड, है ना। और सबसे ज्यादा गोल्ड उसने कहाँ पे भेजा? इंडिया में, फिर चाइना में, फिर बाकी जगह। इंडिया में सबसे ज्यादा कितना? 29.3 बिलियन। इतना डेटा याद नहीं होगा आपको, बट एक जनरिक आइडिया रखो आप कौन भेजता है और कहाँ पे सबसे ज्यादा जाता है। स्विट्जरलैंड के पास सबसे ज्यादा नहीं, सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व नहीं है, किसके पास है?
अमेरिका के पास, जर्मनी और इटली के पास। और बात आती है फिर स्विट्जरलैंड का कौन सा रैंक है, तो इसका है 7th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, 7th रैंक है। क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना रिगार्डिंग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। क्यों यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, ये तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया ना कि नन ऑफ देम। दूसरा, नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे के सारे हैं जो वाटर स्टेट, जहाँ पे वाटर की कमी है वहां पे भी स्टेब्लिश किए गए। अगला, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन, बहुत सारे प्राइवेटली ओन है। तीनों के तीनों गलत हो गया, ऑप्शन हो जाएगा डी, क्या नन। देखो पहला, जो मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट है इंप्लॉयज अ क्लोज साइकिल इंड्यूस ड्राफ्ट सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर सिस्टम। इतना ध्यान होगा आपको क्या, बिल्कुल नहीं, तो रहने दो, वैसे समझते रहो कि ये यूटिलाइज करता है सी वाटर को। इतना ध्यान रहेगा, कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ के आसपास है। गल्फ ऑफ कच्छ से क्या लेता है, सी वाटर लेता है, मतलब यूज करता है सी वाटर। दूसरा गलत है, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च बाय WRI, मतलब वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, 40% ऑफ इंडिया थर्मल पावर प्लांट जो है सिचुएटेड इन रीजन एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट वाटर स्ट्रेस। समझ लो, जहां पे वाटर की कमी है, वाटर स्ट्रेस है लोकेशन, वहां पे 40% इंडिया का थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है। और ये बोला नन, समझ रहे हो क्या। सेम मैनर में टोटल 200, तीसरे स्टेटमेंट में टोटल 269 थर्मल पावर प्लांट है इंडिया में, जिसमें 131 ओन बाय प्राइवेट सेक्टर। सोचो इतने सारे, है ना, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। होपफुली तीनों के तीनों आपको क्लियर हो गया। करेक्ट पूछा है, 4 स्टेटमेंट है। मोनाजाइट एक सोर्स ऑफ रेयर अर्थ है, बिल्कुल, अभी ऊपर देखा था हमने कहीं पे। तो मोनाजाइट कंटेन थोरियम, बिल्कुल। मोनाजाइट अकर नेचुरली इन इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। जैसे इंटायर बोल दिया आप समझ सतर्क हो जाओ कि ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया, गलत होने के ज्यादा चांसेस है। चौथा, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस या एक्सपोर्ट मोनाजाइट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट हो गया, तीसरा गलत। तो तीसरा गलत आंसर आ गया, पहला, दूसरा, चौथा। ठीक है, तो अगर आप चाहो पहला, दूसरा, चौथा के बारे में आइडिया नहीं है, अगर तीसरे को लेकर एकदम श्योर हो ना, तो भी आंसर पे पहुंच सकते थे। बोले एकदम क्लियर है क्या, ठीक है, जेनेरिक चीजें हैं तो आगे बढ़ जाए। अब तो देखो, एक मोनाजाइट जो है एक ब्राउन क्रिस्टलाइन मिनरल है जो कंसिस्ट करता है सीरियम, लेंथेनम और अदर रेयर अर्थ एलिमेंट, और थोरियम भी कंटेन करता है। मोनाजाइट यूजुअली अकर इन स्मॉल आइसोलेटेड क्रिस्टल या फिर ग्रेन दैट आर रेजिस्टेंस टू वेदरिंग और बिकम कंसंट्रेटेड, कहाँ, सॉइल में। इतना ध्यान रहेगा, वेरी गुड। तीसरा गलत है, क्यों, क्योंकि दो मोनोजाइट इज फाउंड इन मोस्ट कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, इट इज क्वेश्चन लेवल टू फाउंड अलोंग इंटायर कोस्ट। समझ रहे हो क्या। आगे बोल रहा है कि द मेन मिनरल आर फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ साउदर्न इंडिया, कहाँ पे, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा में। चौथा बिल्कुल करेक्ट है कि एक्सपोर्ट ऑफ मोनाजाइट विदाउट अ लाइसेंस फ्रॉम AERB, क्या करोगे आप, इसको गूगल पे सर्च करके इसका फुल फॉर्म देखोगे, इज अ वायलेशन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन। लो बता ही दिया, रूल 2004 की रिगार्डिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, करेक्ट बताना है 3 स्टेटमेंट। गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इन इंडिया, बिल्कुल गलत। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब काफी टाइम से, कि गुजरात नहीं राजस्थान है जिसके पास सबसे ज्यादा सोलर पार्क है इंडिया में। ठीक है, पहला तो गलत हो गया, पहला गलत, 2 ऑप्शन चले गए, बचा या तो दूसरा होगा या तो तीसरा। ठीक है, केरला हैज अ फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिल्कुल सही, उस टाइम पे न्यूज में था। तीसरा, गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट इन इंडिया, नहीं गोवा नहीं है, आंध्र प्रदेश है। कौन है, आंध्र प्रदेश, बोलो, ध्यान रहेगा, गुड। तो दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत और पहला गलत, तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। सारा कुछ मैंने बता दिया, बोलो हाँ ना। अब ये देखो, राजस्थान टॉप द लिस्ट ऑफ सोलर पार्क इंस्टॉलेशन इन कंट्री, फॉलोड बाय कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। रैंकिंग आपको क्लियर हो गया, राजस्थान, कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश। ओके, ठीक है। और अगर भादला सोलर पार्क की बात किया जाए राजस्थान में, विथ अ कैपेसिटी ऑफ 2245 मेगावाट, इज वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क है। क्या, पूरी दुनिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क है ना। दूसरा करेक्ट है, बता ही दिया मैंने। और फर्स्ट एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड दैट ऑपरेट कंप्लीटली ऑन दी सोलर पावर। तीसरा गलत है, क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश इज नाउ होम टू इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। ध्यान रहेगा इतना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये बोल रहा है कि कंसिडर दी फॉलोइंग मिनरल। अब इसमें बताना है आपको कि कौन कौन से मेजर मिनरल है। तो देखो, क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमेनाइट, ये तीनों के तीनों क्या है, मेजर मिनरल्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा। कैसे पता है सर आपको, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, माइनर और मेजर। पहले मेजर ध्यान में रखो, क्यों, क्योंकि माइनर बहुत ज्यादा। तो एज पर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, जो कॉमन मेजर मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं, लिग्नाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट
कोल, यूरेनियम, आयरन और गोल्ड, ये सारा कुछ क्या है, ये मेजर मिनरल है। क्या करना है आपको, इसको याद ही रख लेना। क्या कर लेना है, ज्यादा तो है नहीं, याद ही रख लेना, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें माइनर मिनरल का, तो ये बहुत सारे हैं। देखो, एक जेट, बाल, क्ले, है ना, बेरिटाइट्स, कैल्सीरियस सैंड, बहुत सारे हैं। तो पहले एक काम करो, आप मेजर वाले को याद रखो, क्यों, क्योंकि मेजर वाले ज्यादा है नहीं। आप चाहो तो निमोनिक्स भी बना सकते हो इसका, और अगर आपको निमोनिक्स मिल जाए तो कमेंट में कमेंट कर देना, बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा। ओके, अब जिनको माइनर मिनरल्स नहीं बोला गया तो मेजर मिनरल्स में अपने आप आ जाएगा। तो देखो, बेंटोनाइट क्या हो गया, ये हो गया माइनर मिनरल। सैंड, सिलिका सैंड भी, स्लेट भी, है ना, ये सारा कुछ क्या है, माइनर मिनरल्स है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, ये जो क्रॉप है इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, हार्ड फ्रॉस्ट इज इंड्यूजियस टू इट, इट रिक्वायर्ड कम से कम 210 दिन फ्रॉस्ट फ्री डेज। जैसे ही 210 दिन बोला, आपको समझ आ जाना चाहिए कॉटन की बात है। क्यों, क्योंकि इसको हमने 2 बार आई थिंक किया, इन्वायरमेंट वाले PYQ सीरीज में भी किया था, और इकोनॉमी का जो PYQ सीरीज हो रहा था उसमें लास्ट में याद कीजिए 6-7 लेक्चर हमारा एग्रीकल्चर का आया था, उसमें भी इस क्वेश्चन को किया था। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर है सबका कंडीशन। कॉटन का एक कंडीशन बता रहा है क्वेश्चन में, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। सारा कुछ पता है आपको, ठीक है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल इन इंडिया। क्या माइनर मिनरल की बात हो रही है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू दी प्रीवेलिंग लॉ इन दी कंट्री। अभी देखा हमने 1957 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो सैंड है वो एक माइनर मिनरल है। क्यों, क्योंकि मेजर वाले अभी आपने याद कर लिए सारे के सारे, राइट। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये देखो, बी और सी तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें पहला है ही नहीं, राइट। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल, लेकिन पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटिंग टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, इतने सारे माइनर मिनरल्स है, सबका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होगा तो स्टेट गवर्नमेंट हर केस में मजबूर हो जाएगी, बोलो हाँ ना। इसलिए दूसरा तो बिल्कुल गलत है। कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हो। दूसरा गलत हुआ तो ऑप्शन आ गया पहला और तीसरा करेक्ट है। तीसरा बिल्कुल करेक्ट है कि स्टेट के पास पावर है रूल बनाने का, प्रिवेंट करने के लिए इलीगल माइनिंग ऑफ द मिनरल, माइनर मिनरल। अच्छा, अगर दूसरा और तीसरा को पढ़ो तो वैसे भी बता सकते थे, आपके दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मतलब कॉमन सेंस के बेसिस पे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको अप्रोच जो है क्लियर हो। पहला जो है करेक्ट हो गया, दूसरा इनकरेक्ट हो गया। बता ही दिया कि इट आल्सो इन पावर स्टेट गवर्नमेंट क्या करने के लिए, टू फ्रेम रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द ग्रांट ऑफ मिनरल कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर मिनरल्स, ठीक है। तीसरा भी करेक्ट है, मैंने समझा ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। करेक्ट बताना है 3 स्टेटमेंट। पहला, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑप्शन नॉन कोल माइंस, बिल्कुल गलत, बिल्कुल कर सकते हो, ऑप्शन कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। अब इस पे क्वेश्चन मार्क कर सकते, क्यों मालूम नहीं। अगला, राजस्थान हैज आयरन ओर माइन, बिल्कुल राजस्थान में आयरन ओर माइन छोटा कम ही मिलता है लेकिन मिलता है। तो तीसरा बिल्कुल ठीक है, पहला हो नहीं सकता, पहला हो नहीं सकता, या तो दूसरा या तो तीसरा। तीसरा पक्का है तो दूसरा गलत होगा। अब गलत क्यों है वो देख लेते हैं। तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखो, पहला गलत है, क्यों, क्योंकि नॉन कोल माइंस हैव टू बी ऑप्शन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, है ना। एज पर द न्यू माइनिंग लॉ माइंस और मिनरल कौन सा डेवलपमेंट रेगुलेशन जो अभी हमने देखा था वो अमेंड हुआ कब, 2015 में, और उसमें ये बोला गया स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन कर सकता है। दूसरा इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि लार्जेस्ट रिसोर्स इन टर्म ऑफ गोल्ड, गोल्ड कहाँ कहाँ पे है, बिहार में 44% है, फॉलोड बाई राजस्थान, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड। देखो, झारखंड और आंध्र प्रदेश में भले ही कम है लेकिन है। ओके, इसमें भी आप कॉमन सेंस लगा के सॉल्व कर सकते थे कि ठीक है, भले ही कम होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। तो इस वजह से भी ये गलत हुआ स्टेटमेंट। कर्नाटका जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ प्राइमरी गोल्ड अकाउंटिंग फॉर 99% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। रिमेनिंग प्रोडक्शन कहां से होता था, झारखंड से। कितना, 1% का। तीसरा करेक्ट है, ये आपको मिल जाएगा बोथ हेमाटाइट और मैग्नेटाइट और कहाँ पे, राजस्थान में। ओके, राजस्थान के अलावा 96% ऑफ हेमेटाइट रिसोर्सेज कहाँ पे मिलते हैं, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और गोवा। ये 5 जो स्टेट है ना, इनमें करीब 96% आयरन के ओर मिलते हैं। वो भी स्पेसिफिकली कौन सा, हेमेटाइट। क्या है, एक आयरन का ओर है, बोलो हाँ ना। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है मोस्ट प्रोमिनेंट आयरन के ओर हैं जो इंडिया में मिलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल दी आयरन इज कमिंग फ्रॉम हेमेटाइट रिजर्व। मैंने बता ही दिया 96% कहां से, ध्यान रहेगा इतना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो रहा,
ये करेक्ट बताना है तीनों में से कि हमें शेल गैस का रिसोर्स कहाँ कहाँ पे मिला। खाम्बे बेसिन, कावेरी और कृष्णा गोदावरी, ये तीनों से मिला। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया है और इसी सीरीज में किया है ना, जियोग्राफी के ही सीरीज में किया है। अगर नहीं मालूम तो फिर से देख लो। सेल ऑयल और कंबसिबल गैस कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब बस नाम जानते रहो, है ना, डिटेल में नहीं जाना। और कहाँ कहाँ पे मिला ये देखो। शेल गैस फॉर्मेशन आर स्प्रेड ओवर सेवरल सेडिमेंट्री बेसिन, जैसे कि गंगेटिक प्लेन, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अदर कोस्टल एरियाज इन कंट्री इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन बियरिंग वन। कहाँ कहाँ पे? खाम्बे, आसाम, अरकम, दामोदर बेसिन हैव लार्ज शेल डिपॉजिट। ठीक है, ओके। बाकी ये तीन सभी जगह है, मैंने बता दिया। खाम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कावेरी, और एंड आसाम अरकन बेसिन, इन सब जगह पे आपको क्या मिल जाएगा? शेल गैस का रिजर्व मिल जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट यूज? तो असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी में भी होता है, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एक्सप्लोरेशन में, लेकिन टेली कम्युनिकेशन और ट्रैफिक में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट यूज होता है, ना कि IRS होता है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा, चौथा पांचवा नहीं होगा। रीजन मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये देखो कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। ठीक, इसको आप लिस्ट को एक दो बार पढ़ोगे, कॉमन सेंस के बेसिस पे भी लगा सकते हो। देखो, आर IRS सैटेलाइट इज नॉट यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन या फिर ट्रैफिक स्टडीज। इसके लिए क्या? जियो स्टेशनरी, माफ कीजिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज यूटिलाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे है रीजन और इधर है वेल नोन फॉर प्रोडक्शन। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में किसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है? ये एप्पल प्रोडक्शन के लिए, एप्पल और ऑर्किड्स के लिए फेमस है, ना कि अरेका नट्स के लिए। तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। मेवात जो है और हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे स्थित है। मैंगो के लिए तो बिल्कुल नहीं जाना जाता। मैंगो के लिए कौन कौन जाना जाता है? यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, ये दो स्टेट है, बाकी भी है, अभी बताता हूँ। कोरोमंडल की बात करें, सोयाबीन। देखो सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, ना कि कोरोमंडल उधर तमिलनाडु साइड में। ठीक है, तो सब गलत हो गया क्या? तो आंसर आ जाएगा डी। बोला एकदम क्लियर, गुड। ये देखो, सोयाबीन का जो है सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है डोमिनेटेड बाय महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जो कि 89% कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल प्रोडक्शन में, जबकि कोरोमंडल लाई इन ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। दूसरा इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि मेजर मैंगो ग्रोइंग एरिया कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु, है ना, जहाँ पे कि मेवात जो है लाई करता है बॉर्डर ऑफ हरियाणा और राजस्थान। पहला इसलिए गलत है, किन्नौर वैली इन हिमाचल प्रदेश इज वेल नोन फॉर एप्पल और ऑर्किड्स। इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एरेका नट्स, जो कि कर्नाटका और केरला में मिलता है। लगभग 72% जो है इन दोनों स्टेट से आता है। बोलो एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉलोइंग टाउन्स जो है प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज, है ना, किस कौन कौन सी फेमस है? तो देखो, चांदेरी और कांचीपुरम, ये दोनों फेमस है किसके लिए? साड़ीज के लिए। कांचीपुरम की बात करें तो ये कहाँ पे तमिलनाडु में लाई करता है, और चांदेरी कहाँ पे लाई करता है? आई थिंक मध्य प्रदेश में। क्या? अभी देख लेंगे, है ना, रुको जाओ, इस पे कंफ्यूजन है मेरे को। और भद्रचालम और करनाल तो बिल्कुल नहीं फेमस है। करनाल कहाँ पे? हरियाणा में, है ना। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। देखो ध्यान से, पहला गलत है, क्यों? क्योंकि भद्रचालम तेलंगाना में है, एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। कहाँ? तेलंगाना में। ध्यान रहेगा आपको। 17th सेंचुरी भद्रचालम टेम्पल कॉम्प्लेक्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम यहाँ पे स्थित है। दूसरा तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश में बिल्कुल, चांदेरी जो है मध्य प्रदेश में, वहां की साड़ी बहुत फेमस है, और कांचीपुरम की भी साड़ी जो तमिलनाडु में है बहुत फेमस है। इन दोनों को GI टैग भी मिल चुका है, कब? 2005 में। चौथा करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है। ध्यान रहे, ये इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं। करनाल एक टाउन है हरियाणा में, जो कि अपने राइस और व्हीट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। ध्यान रहेगा इतना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। कौन सा नेशनल हाईवे, है ना, कौन सी सिटी को कनेक्ट करता है? तो इसको बस आपको ध्यान में रखना है, एकदम फैक्चुअल है, समझ रहे हो, रटना ही है और कुछ कर ही नहीं सकते इसका। नेक्स्ट है, यहाँ पे है प्रोग्राम, यहाँ पे है मिनिस्ट्री। तो देखो, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। और नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरिया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है। तो कोई भी करेक्ट मैच हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नन। क्या हो जाएगा? नन। ये देखो, अगर हम बात करें ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो कि इनिशिएट हुआ था 4th 5-year प्लान में 1973 में, इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। देखो, किसने मतलब किस मिनिस्ट्री के अंडर में है और कब जो है इनिशिएट हुआ था, बस ये दो चीज याद रहेगा ना। ऑब्वियस है, कौन सा स्कीम है ये भी, तो ये तीनों याद रहेगा, बहुत हो गया। ठीक है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। आई नो थोड़ा सा लेंदी हो गया, बाकी
लेक्चर के कंपैरिजन में, बट होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियरिटी आई हो। ओके, तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहता है, सच दैट आपकी प्रिपरेशन को जीवंत रखा जा सके और आपको मोटिवेटेड रखा जा सके थ्रू आउट योर जर्नी। तो आज के लिए है कि टू लिव इज द रेयरेस्ट थिंग इन दी वर्ल्ड, मोस्ट पीपल जस्ट एग्जिस्ट। कि मतलब जीना जो है वो बहुत ही कठिन काम है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस एग्जिस्ट करते हैं, समझ रहे हो क्या? तो आपको जीवन को जीना है, ना केवल एग्जिस्ट करना है, समझ रहे हो? यहाँ पे आए हो तो कुछ ना कुछ बेहतरी करने के लिए, ना केवल अपनी लाइफ के साथ साथ सोसाइटी समाज को भी देने के लिए। तो जरूरी है उसके लिए कि आप जियो, ना केवल एग्जिस्ट करो। इज दैट क्लियर? गुड। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जीते रहिए।